अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर जाहिर नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एड्स। और एड्स याद रखिएगा एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि इम्यून डिसऑर्डर कहलाता है, जिसका काज है वायरस। तो याद रखिएगा हम जो एड्स है, एड्स एब्रीविएशन है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एब्रीविएशन एड्स के लिए ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यून, डी फॉर डेफिशिएंसी, एस फॉर सिंड्रोम। एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय या डिफेक्टेड हो जाता है बाय द वायरस। और इसका जो एड्स का मेजर काज है, इसका काज है वायरस। याद रखिएगा काज क्या है इसका काज है वायरस। और ये एक वायरल डिसऑर्डर है, और वो वायरस जिसे हम नाम देते हैं रेटिरोवायरस। क्या नाम देते हैं? याद रखिएगा रेटिरोवायरस कहा जाता है। ये रेट्रोवायरस बाय नेचर वाइज देखा जाए तो हम इसे क्लासिफिकेशन में जब पढ़ते हैं तो इट इज सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस, सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस कहते हैं। बाय नेचर वाइज ये रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस से आप अब बाखूबी वाकिफ हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इट मींस इसमें आरएनए पहले डीएनए बनाता है, देन डीआरएनए से एमआरएनए बनता है, एंड देन डिजायर्ड प्रोटीन्स बनती हैं। इट मींस ये रिवर्स कंडीशन में जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जाता है, इसलिए इसे रेट्रोवायरस का नाम देते हैं। और ये सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस होता है, याद रखिएगा। और इसके पास ये जो जीनोम होता है ये तो हमें पता है आरएनए जीनोम है, लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं आरएनए के एज अ जीनोम के तौर पर। एज अ जीनोम जो है वो 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ये जो ब्लैक लाइन आपको इधर नजर आ रही है जो कवर कर रही है जीनोम को, इसे हम नाम देते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड आपने पढ़ा था कि किसी भी वायरस का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर होता है और ये कैप्सुमर्स प्रोटीन पर बेस कर रहा होता है। और दिस इज कॉल्ड एज एनवेलप। याद रखिएगा ये है एनवेलप। और ये जो एनवेलप होता है ये ग्लाइको प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। ये ग्लाइको प्रोटीन पर मुश्तमिल जो एनवेलप है ये होस्ट सेल के जो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं इनके साथ अटैचमेंट करने में हेल्प करता है। हमारे जो लिम्फोसाइट होते हैं, हमारे जो सोल्जर सेल होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, इनके रिसेप्टर्स के साथ अटैचमेंट लेने में हेल्प करता है वायरस को, ताकि इन्फेक्शन काज किया जा सके। इसे हम HIV भी कहते हैं। जिसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसे हम लिखते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब देखिए हमने इसको ह्यूमन इम्यूनो वायरस का नाम भी दिया। इसे सिंगल स्टैंड आरएनए की कैटेगरी में रखा क्योंकि इसका जीनोम सिंगल स्टैंड आरएनए होता है लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स। इससे रेट्रोवायरस का नाम भी देते हैं और जनरली इसको एड्स वायरस का नाम दिया जाता है। तो अब हम जब देख रहे हैं कि एड्स का काज जो है वो दैट इज द वायरस, और हमने वायरस के फीचर पढ़े, तो याद रखिएगा ये वायरस क्या करता है? इट काज डिस्ट्रक्शन और इंपेयरमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। एड्स में क्या होता है? वायरस काज करता है, वायरस
cause impairment, इम्पेयरमेंट कहते हैं किसी चीज को खराब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, इम्पेयर्ड तोड़ फोड़ देना, इम्पेयरमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, इंसान में क्या काज कर रहा है, इम्पेयरमेंट काज कर रहा है इम्यून सिस्टम की। और इम्यून सिस्टम में खास तौर पर हमारे जो सोल्जर सेल्स होते हैं, जिन्हें हम सोल्जर सेल्स का नाम देते हैं, जो कि हमारे पास कौन से सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स होते हैं, जिन लिम्फोसाइट को T4 लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। क्या नाम देते हैं, T4 लिम्फोसाइट्स का नाम भी देते हैं। और ये T4 लिम्फोसाइट्स वो सेल्स हैं जिन्हें हम नाम देते हैं हेल्पर सेल्स। तो जब हम लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो बेटा याद रखिएगा, लिम्फोसाइट किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये कैटेगरी है WBCs की, जिसे हम नाम देते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम देते हैं, ल्यूकोसाइट्स, जिन्हें सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। ये हमारे ब्लड के कार्पसेल्स हैं जिन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसकी एक फैमिली है, वैसे बहुत सारी फैमिलीज है, इसमें न्यूट्रोफिलस है, बेजोफिलस है, एजिनोफिल्स है, और देन हमारे पास मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जिनके पास एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटीज होती हैं। ये जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट्स को हमारी बॉडी में किल करते हैं, स्पेशली T4 लिम्फोसाइट्स, जिन्हें हम नाम देते हैं हेल्पर सेल्स। याद रखिएगा, हेल्पर सेल्स की जो है इंपेयरमेंट करता है कौन, वायरस। जब इंपेयरमेंट हो जाती है हेल्पर सेल्स की, क्या हो जाती है बेटा, इंपेयरमेंट। यहां वर्ड इस्तेमाल किया गया इंपेयरमेंट। जब इंपेयरमेंट हो जाएगी आरबीसीज की, तो श्योर शॉर्ट सी बात है, ये आगे जो है वो नेचुरल किलर सेल्स को इंड्यूस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी में आने वाले वायरस को कभी भी टारगेट किया नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि T4 लिम्फोसाइट आपकी बॉडी के अंदर ऐसे टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट याद रखिएगा इस तरह के होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स लाइक दिस। तो ये लिम्फोसाइट जो होते हैं ये आपके ब्लड के टाइप्स हैं, ब्लड जो कार्पसेल्स हैं आपके, इसकी टाइप से खासतौर पर वाइट आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स की। और इसकी कैटेगरी होती है एक हेल्पर सेल्स जो कि लाइक दिस। और ये हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं टू इंड्यूस नेचुरल किलर सेल्स। ये क्या करते हैं, टू इंड्यूस नेचुरल किलर सेल्स। जो नेचुरल किलर सेल्स को इंड्यूस करते हैं कि वो पैरासाइटिक के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट, इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट जो है वो एक्टिविटी करें और उसे डिस्ट्रॉय करें। तो शॉर्ट सी बात है, जब हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा सोल्जर या डिफेंसर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हमारी बॉडी आने वाले पैथोजन को रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसलिए याद रखिएगा, हमारी बॉडी वैरायटी ऑफ डिजीज से एक्सपोज होती है। और इसलिए मैं अक्सर बात कहता हूं कि एड्स कोई बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियों की जमा है। जब आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटीज करने वाले सेल डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके लिम्फोसाइट जो वायरस या बैक्टीरिया को किल करने वाले थे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी में हर एक पैथोजन, बहुत सारे पैथोजन आएंगे, बहुत सारे पैरासाइट्स आएंगे जो वैरायटी ऑफ डिजीज काज करेंगे, वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स काज करेंगे, और आपकी बॉडी एक्सपोज टू सेवरल वैरायटी ऑफ डिजीज। तो इसलिए कहा जाता है कि एड्स मौत है, क्योंकि एड्स का इलाज इसलिए नहीं है कि बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं इम्यून सिस्टम के वीक हो जाने की सूरत में। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देखा कि हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है ये वायरस, और जिसकी वजह से हमारे हेल्पर किलर सेल्स नहीं बनते और जो है वो डिफेंडर सेल नहीं बन रहे होते। लेकिन जब हम देखते हैं इसकी ट्रांसमिशन, तो बेटा याद रखिएगा, ट्रांसमिशन कहते हैं ऐसा अमल जिसमें वायरस होस्ट तक यानी हमारी बॉडी तक मुंतकिल होता है। तो ट्रांसमिशन में सबसे पहले याद रखिएगा
जो ट्रांसमिशन आती है दैट इज द सेक्सुअल कांटेक्ट। तो बेटा सेक्सुअल कांटेक्ट, इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट, वो सेक्सुअल कांटेक्ट होमोसेक्सुअल हो, homosexual, or we can say that the heterosexual, between same sexes, like between male and male, or like between female and female, or between male and female, infected partner से healthy partner की तरफ वायरस जाता है by the sexual contact। अगर एक पार्टनर वायरस से अफेक्टेड है, अगर एक पार्टनर एड्स वायरस से अफेक्टेड है तो नेक्स्ट पार्टनर भी वायरस से अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को वायरस ट्रांसमिट करेगा। तो होमोसेक्सुअल और हेटेरोसेक्सुअल कांटेक्ट से वायरस जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। एज वेल एज याद रखिएगा बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कौन सी ट्रांसफ्यूजन? बाय कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी याद रखिएगा वायरस अफेक्टेड होता है, वो सॉरी वायरस जो है वो ट्रांसफर होता है, इफेक्ट करता है, हमारी बॉडी तक पहुंच सकता है। और कंटामिनेटेड जो वायरस अफेक्टेड ब्लड है इसकी ट्रांसफ्यूजन भी नेक्स्ट जो रिसेप्टर है जो ब्लड ले रहा है वो उसे अफेक्ट करेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर औकात ब्लड टेस्ट नहीं किया जाता, या टेस्टिंग ऑफ द ब्लड सिस्टम अगर इतना अच्छा नहीं है तो क्या किया जाता है कि अगर इन्फेक्टेड पार्टनर से, इन्फेक्टेड डोनर से अगर हम ब्लड लेकर ट्रांसफ्यूज करेंगे किसी भी रिसेप्टर में, किसी भी पेशेंट में, तो वो वायरस उसकी बॉडी से ट्रांसफर हो जाएगा टू दी ब्लड, वाया थ्रू दी ब्लड टू दी नेक्स्ट पर्सन। और ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो काज है वायरस की ट्रांसमिशन का। इसी तरह याद रखिएगा यूज ऑफ needles or we can say that hypodermal syringes। याद रखिएगा हाइपोडर्मल syringes का हाइपोडर्मल जो सिरिंजेस का इस्तेमाल हम करते हैं, मीन्स ऐसी सिरिंजेस जो इंट्रावेनस लगाई जाती है। आपने देखा होगा जो ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं, जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, वो बार बार एक ही सिरिंज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या किसी भी सिरिंज को वो रीयूज कर रहे होते हैं। इसकी वजह से भी वायरस ट्रांसफर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। या फिर अगर एक पेशेंट को आपने सिरिंज का इस्तेमाल किया, सेम जो है वो दूसरे पेशेंट को भी वही सिरिंज आप यूज करेंगे, तो हो सकता है एक पार्टनर अफेक्टेड हो, वो वायरस लेकर नीडल दूसरे जो है वो पर्सन तक मुंतकिली में बड़ा रोल अदा करती है। इसी तरह फ्रॉम दी प्रेग्नेंट मदर टू बेबी, मदर से बेबी तक ड्यूरिंग बर्थ, बर्थ के वक्त जब यूट्रल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, जब बेबी यूट्रस से निकलकर सर्वाइकल के जरिए इस दुनिया में आता है, जिस जब उस प्रोसेस को आप नाम देते हैं बर्थ। तो जब बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ याद रखिएगा मदर का ब्लड बच्चे को अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, एज वेल एज एंड मिल्क फीडिंग, जब बच्चा माँ की फीडिंग कर रहा होता है, जब माँ को फीड कर रहा होता है, और वी कैन से दैट मिल्क फीडिंग में भी जब वाया थ्रू दी मिल्क माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है वायरस। इसी तरह याद रखिएगा वाया टीयर्स, आंसुओं के जरिए भी एक पर्सन अफेक्टेड है, आपने उसके आंसू साफ कर दिए, उसके टीयर्स को टच किया, वायरस कुड बी ट्रांसफर। याद रखिएगा वायरस जो है वो टीयर्स के जरिए भी ट्रांसफर होता है। कंटामिनेटेड ब्लड के जरिए हमने देखा, ट्रांसफ्यूजन के जरिए जो ड्रग एडिक्टेड लोग हैं इनमें भी वायरस मुंतकिली होती है।
जिसमें हाइपोडर्मल नीडल याद रखिएगा कहते हैं वो नीडल्स जिन्हें हम इंट्रामस्कुलर लगाते हैं इंजेक्शन को या इंट्रावेनस लगाते हैं इन दी वेन्स, उन्हें कहते हैं हाइपोडर्मल नीडल्स। प्रेग्नेंट मदर से बेबी तक एज वेल एज वाया अफेक्टेड टीएस से भी और एज वेल एज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसफर होता है वायरस। और जो है वो हमारे पास वाया सीमेंस, वाया बॉडी फ्लूइड में अगर हम देखें तो सीमेंस जो है, सीमेंस के थ्रू भी इन्फेक्टेड पार्टनर से हेल्दी पार्टनर की तरफ वायरस मुंतकिल होता है। ये तो हमारे पास थी ट्रांसमिशन, जिसका सबसे बड़ा काज आजकल जो है दैट इज द सेक्सुअल कांटेक्ट एंड यूज ऑफ हाइपोडर्मल सिरिंजेस। वैसे इसके बहुत सारे जो है वो ट्रांसमिशन मोड हैं जिनके जरिए वायरस HIV हमारी बॉडी तक मुंतकिल होता है। देन अगर हम देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास जो है दैट इज साइन एंड सिम्टम्स। तो बेटा जब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, साइन एंड सिम्टम्स, तो साइन एंड सिम्टम्स में याद रखिएगा हमारे पास थ्रू आउट द ईयर 1 to 2% थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है 1 to 2% पीपल जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, अफेक्टेड ईयरली 1 से 2% लोग अफेक्टेड होते हैं। और याद रखिएगा इनमें से 5 to 10% जो अफेक्टेड पर्सन होते हैं हैविंग रिलेटेड सिम्टम्स, 5 से 10% सिर्फ पेशेंट में जो होता है वो रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। और इन सिम्टम्स में अगर आप देखें तो याद रखिएगा इनके जो सिम्टम्स हैं इसमें डायरिया, लूज मोशन हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, एज वेल एज फीवर हो सकता है, एज वेल एज याद रखिएगा फीवर है, लॉस ऑफ वेट होना शुरू हो जाएगा, लॉस ऑफ वेट है, इसी तरह डेमेंशिया है। बेटा डेमेंशिया कहते हैं याद रखिएगा लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी लॉस, आपका ब्रेन अफेक्टेड होना शुरू हो जाएगा, इसे कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह देन हमारे पास जो है वो सेप्टिसीमिया भी हो सकता है, सेप्टिसीमिया, जिसे बेटा नाम दिया जाता है ब्लड पॉइजनिंग, ब्लड पॉइजनिंग का नाम देते हैं। सेप्टिसीमिया भी सिम्टम्स में आता है, एज वेल एज रेटिनाइटिस, अंधापन जिसे कहते हैं, इसी तरह एनसेफलाइटिस, एनसेफलाइटिस, एनसेफलाइटिस में याद रखिएगा आपका ब्रेन जो है वो स्वेल अप होना शुरू हो जाता है, यहाँ आई कॉर्निया अफेक्ट होता है, अंधापन हो जाएगा रेटिनाइटिस में। इसी तरह फेरेंजाइटिस, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एरिया जो है आपका जो है वो अफेक्टेड होगा, आपका जो विंड पाइप है ये अफेक्टेड होना शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं फेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस भी कहा जाता है। फेरेंजाइटिस हो सकता है एज वेल एज डिफरेंट फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस, एज वेल एज कैपोसी सार्कोमा, कैपोसी सार्कोमा जिसे आप नाम देते हैं स्किन कैंसर, याद रखिएगा स्किन कैंसर भी सिम्टम्स में से एक सिम्टम है। और बहुत सारे सिम्टम होते हैं क्योंकि वीक्स आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो चुका है, जिसकी वजह से याद रखिएगा वैरायटी ऑफ इंफेक्शन, वैरायटी ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर्स आते हैं। आपको ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है,
क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है, आप बैक्टीरिया भी अटैक करेगा। इसी तरह आपको जो है वो जिस तरह फीवर आपने देखा, डायरिया है, लॉस ऑफ वेट है, डेमेंशिया, मेमोरी लॉस है, ब्रेन अफेक्टेड होना शुरू हो जाएगा, आपकी न्यूरॉन डिजनरेट होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि रिलेटेड हैं, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम एड्स के साथ। तो लाजमी नहीं है कि एक ही जैसे सिम्टम हो, सिम्टम पर्सन टू पर्सन वेरिएट भी होते हैं, लेकिन 1 से 2% लोग ईयरली अफेक्ट हो रहे हैं किसी वजह से, अनअवेयरनेस की वजह से लोग अफेक्टेड हो रहे हैं 1 to 2% थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसी तरह जब हम बात करते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की, तो बेटा याद रखिएगा प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, तो वायरस की जो प्रिवेंशन है या ट्रीटमेंट है वो हम कैसे करते हैं। तो बेटा सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊं कि हम जो है वो एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स बहुत सारी और या बहुत सारी ऐसी ड्रग जो कि वायरस की ग्रोथ को सप्रेस करती हैं, एड्स वायरस की रेप्लिकेशन को सप्रेस करती हैं, वो हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास ज़ीडो व्यूडाइन है, AZT है जिसे हम नाम देते हैं एजिडो थायमिडाइन। इसी तरह हमारे पास जो है वो सबमरीन है, एक एंटी पैरासाइटिक ड्रग है ये, इट इज एंटी पैरासाइटिक ड्रग। तो ये एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स भी यूज करवाते हैं हम, और ज़ीडोविडाइन है, सबमरीन है, और बहुत सारी याद रखिएगा एंटी वायरल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर दी सप्रेशन ऑफ वायरस। तो वायरस को सप्रेस कर सकते हैं, इसको खत्म नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारी एंटी वायरल ड्रग्स का इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं, जो कि एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर। इसलिए कहते हैं अभी तक इसकी कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है कि हम मुकम्मल इस वायरस को खत्म करें। इसके सिम्टम्स को, इसकी कॉम्प्लिकेशन को सप्रेस करने के लिए ये ऐसी ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं जिनको हम जनरली एंटी वायरल ड्रग कहते हैं, या जो है वो वायरल सप्रेसर ड्रग्स का नाम दिया जाता है। प्रिवेंशन में याद रखिएगा कि हम लोग एजुकेशनल अवेयरनेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एजुकेशनल अवेयरनेस। याद रखिएगा एजुकेशनल अवेयरनेस का होना भी लाजमी है, और अनफेक्टेड पार्टनर से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, जो फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट्स हैं, इससे दूर रहना चाहिए। यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेस, यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो हैं, डिस्पोजेबल सिरिंजेस का इस्तेमाल करना चाहिए। टेस्टेड ब्लड का इस्तेमाल करना चाहिए। अवे फ्रॉम सेक्सुअल कांटेक्ट, फ्रॉम अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से दूर रहना चाहिए। ये सारी एक सबसे बड़ा तो अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर हम जितनी भी यूज करते हैं सिरिंजेस वगैरह, वो हमारी डिस्पोजेबल होनी चाहिए। टेस्टेड ब्लड का यूज इस्तेमाल होना चाहिए। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से दूर रहना चाहिए। अगर इन एक्टिविटीज पे हम कंट्रोल करते हैं तो याद रखिएगा हम प्रिवेंट कर सकते हैं द स्प्रेड ऑफ एड्स वायरस। ये हमारे पास एंटी पैरासाइटिक, एंटी वायरल ड्रग्स थी, एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स थी, जो कि एज अ सप्रेशन के तौर पर वायरस की ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है एड्स एज वेल एज काजेज ऑफ एड्स मींस वायरस और उसके फीचर्स। फिर हमने डिस्कस किया ट्रांसमिशन कैसे होती है। फिर हमने डिस्कस किया इसके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।